हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि फिजिक्स में चल रहा है चैप्टर नंबर 11 विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, और ये लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इसी के साथ बच्चों हमारे चैप्टर हो जाए कंप्लीट। उसके बाद मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करूं या फिर इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कराऊं, क्योंकि मैं सोच रहा था बच्चों कि आपको जितने भी मॉडर्न फिजिक्स में चैप्टर्स हैं उन्हें करा दूं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स कराता जाऊं। तो यार जैसे आप बोलोगे वैसे कराया जाएगा, टेंशन मत लो। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अगर आप IIT की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर स्टूडेंट इंडियाज लार्जेस्ट 490 कंपटीशन फॉर IIT JEE, और ये टेस्ट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो। बच्चों, यहाँ पर बेस्ट क्वेश्चंस होंगे जो कि अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे, और यहाँ पर स्टूडेंट आपको डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और अगर आप यहाँ पर अच्छा करते हो स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर गिफ्ट भी, प्राइस भी जीत सकते हो। 1 मंथ का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जीत सकते हो, या फिर इतने ही रुपए के आप अमेजॉन गिफ्ट कार्ड ले सकते हो। अगर जो बच्चे 4 से लेकर 50 तक रहेंगे उनके लिए 1000 रुपये तक के अमेजॉन वाउचर्स मिलेंगे स्टूडेंट। तो इससे बढ़िया यार आपको क्या होगा, एक तो फ्री में टेस्ट दो, उसके बाद इनाम भी मिलेगा। और बच्चों, ये टेस्ट होने वाला है 3 जनवरी को सुबह 11 बजे फॉर क्लास 11th, फॉर क्लास 12th एंड फॉर ड्रॉपर्स है क्लास 13। 11 बजे से लेकर 12 बजे तक 1 घंटे का टेस्ट होने वाला बच्चों। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स 3 सब्जेक्ट रहेंगे, 3 राउंड होंगे, 7 क्वेश्चंस प्रत्येक के, ठीक है ना। नेगेटिव स्कोर भी होगा, और अगर आप इनकरेक्ट आंसर देते हो तो एनरोल कैसे करोगे, और यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट, ये कॉम्बैट फॉर IIT JEE 3 जनवरी ये एक्सेस वीडियो सॉल्यूशंस इन टीचर्स के द्वारा आपको मिलने वाला है। यहाँ पर लिखा हो स्टूडेंट 60 मिनट्स 21 क्वेश्चन, सेपरेट कॉन्टेस्ट है बच्चों 11th 12th एंड ड्रॉपर्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर पूरा सिलेबस बच्चों हमने दे रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और यहाँ पर आप कैसे फ्री में टेस्ट दोगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे आपको ये पेज शो होने लगेगा। यहाँ पर आपको एनरोल दिखाई देगा, क्योंकि मैंने एनरोल यहाँ पर कर दिया है, तो एनरोल्ड दिखा रहा है। जैसे आप एनरोल पर क्लिक करोगे बच्चों, तो आपको अगले पेज पर लेके जाएगा। यहाँ पर आपसे आपका नंबर मांगेगा, नंबर पर क्लिक कर नंबर डालोगे तो आपको एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद बच्चों आपको फिर एनरोल पर क्लिक करना है। तो आप 11th में हो, 12th में, या फिर ड्रॉपर हो, 12th पे हो तो 12th पे क्लिक करोगे। जैसे आप 12th पर क्लिक कर दोगे बच्चों, फिर आपसे वहां पर रेफरल कोड मांगेगा। तो बच्चों आपको यहाँ पर ध्यान देना है, स्मार्ट स्टडी आप रेफरल कोड डालोगे तभी बच्चों आप ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दे पाओगे, अदरवाइज बच्चों आप ये टेस्ट नहीं दे पाओगे। ओके स्टूडेंट, तो स्मार्ट स्टडी आप जरूर डालना अगर आपको फ्री में टेस्ट देना है तो बच्चों मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ क्या, द्रव्य तरंगें, कणों की तरंग प्रकृति, मैटर वेव्स एंड वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। देखो स्टूडेंट, आपसे भी जानते हो कि प्रकाश की कुछ घटनाएं, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव है, कॉम्पटन प्रभाव है, रमन प्रभाव है, इनकी जो व्याख्या स्टूडेंट वो फोटोन सिद्धांत अथवा क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है। इसी वजह से प्रकाश को इन तीनों के आधार पर माना जाता है कि प्रकाश जो एक कण है, मतलब प्रकाश जो है कण की तरह बिहेव करता है, इस तरीके से आप मान सकते हो। लेकिन प्रकाश की कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं, जैसे व्यतिकरण है, ध्रुवण है, विवर्तन है, इनकी व्याख्या स्टूडेंट हम केवल और केवल तरंग सिद्धांत के आधार पर कर सकते हैं। तो वैज्ञानिकों के अंदर एक भ्रम पैदा हो गया कि प्रकाश को आखिर माना क्या जाए, एक कण माना जाए या प्रकाश को एक तरंग माना जाए। तो वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ कंडीशंस में प्रकाश जो है वो फोटोन या कण की तरह बिहेव करता है, तो कुछ कंडीशंस में प्रकाश तरंग की तरह बिहेव करता है। तो इसी वजह से इस प्रकृति को, इस प्रकाश के इस नेचर को प्रकाश की द्वैत प्रकृति या डुअल नेचर ऑफ लाइट कहा गया, ठीक है ना। तो प्रकाश क्या है, एक डुअल नेचर है, जिसमें आपके पार्टिकल्स के भी कण, मतलब पार्टिकल्स भी होते हैं और आपकी वेव्स भी होते हैं। मतलब प्रकाश कण की तरह बिहेव भी करता है और तरंग की भांति भी बिहेव करता है। बट यार हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, मेटा वेव्स के बारे में। अब ये क्या होती है आप समझने का प्रयास करना, क्योंकि यहां से आपका मेन टॉपिक बच्चा स्टार्ट होता है। देखो, वैज्ञानिक हैं दी ब्रोगली, इन्होंने बताया कि जो गतिशील कण हैं, जितने भी मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी गतिशील कण होते हैं, वो सदैव एक तरंग से संबद्ध होते हैं, एक वेव से जुड़े हुए होते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि कणों की गति के साथ सदैव तरंग विद्यमान होती है। मतलब जब भी कण गति करेगा उसके साथ वेव जरूर होगी। जब भी कोई कण है अगर वो गति करेगा तो उसके साथ स्टूडेंट क्या विद्यमान होगी, क्या उपस्थित होगी, तरंग। अर्थात फोटोन में तरंग के गुण भी विद्यमान होते हैं। फोटोन क्या है, एक पार्टिकल है, एक कण है, तो फोटोन में भी बच्चों तरंग के गुण विद्यमान होते हैं। दी ब्रोगली की इस अभिधारणा को, दी ब्रोगली के इस कॉन्सेप्ट को द्रव्य की द्वैत प्रकृति, इसको याद रखना, द्रव्य की द्वैत प्रकृति कहा गया। क्या कहा गया, द्रव्य की द्वैत प्रकृति। और द्वैत प्रकृति स्टूडेंट ना केवल प्रकाश में बल्कि द्रव्य कणों में भी होती है, अभी मैंने जो बताया था प्रकाश के बारे में, वहां पर आपने क्या सीखा
कि प्रकाश जो है वो द्वैत प्रकृति रिप्रेजेंट करता है, कुछ कंडीशंस में कण की भांति तो कुछ कंडीशंस में वो वेव की तरह बिहेव करता है। तो ये जो द्वैत प्रकृति है ना केवल प्रकाश में होती है बल्कि द्रव्य कणों में भी होती है। यही यहां पर स्टूडेंट बताया गया। उन्होंने बताया कि जब कोई द्रव्य कण जैसे आपका इलेक्ट्रॉन है, फोटोन है, ये गतिशील होते हैं तो क्या होता है, वह सदैव तरंग की भांति व्यवहार करता है। चाहे फोटोन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, जब भी यह गतिशील होगा तो वो सदैव तरंग की भांति बिहेव करेगा, व्यवहार करेगा। द्रव्य कणों से संबद्ध इन तरंगों को क्या कहा गया बच्चों, द्रव्य तरंगे अथवा डी ब्रोगली तरंगे। क्योंकि किसने खोज की है इनकी, डी ब्रोगली ने, तो उन्हीं के नाम पर इनको कहा गया डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, और सॉरी डी ब्रोगली तरंगे। और इनके साथ, इन तरंगों के साथ जो तरंगदैर्घ्य उपस्थित होगी उसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। क्या कहते हैं बच्चों, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। ये कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो गया होगा। ये द्रव्य तरंगे जो होती है, मेटा वेव्स होती है, उनके बारे में स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया। यहां पर आप थ्योरी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, जो मैंने आपको प्रकाश के बारे में बताई थी कि प्रकाश की कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनको हम केवल और केवल कण, प्रकाश को कण के आधार पर माने तभी उनकी व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनको हम तरंग सिद्धांत के आधार पर ही समझा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे बच्चों डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक। कैसे आप व्यंजक निकालोगे, यहां से थोड़ा सा इंटरेस्टेड चीज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो देखो यहां लिखोगे प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, अगर देखो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है तो आगे लिख लो, चलो, आवृत्ति न्यू वाले प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा, ठीक है। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत आप सभी ने पढ़ रखा है बच्चों, मैं आपको बता चुका हूं कि प्लांक ने माना था कि जो प्रकाश है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स या पैकेट्स के रूप में चलता है। इन बंडल्स या पैकेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, फोटॉन्स कहते हैं। और प्रत्येक फोटोन के पास कितनी ऊर्जा होती है, एच न्यू। तो ई बराबर आप सभी यहां लिखोगे एच न्यू। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दोगे। और आप सभी ने बच्चों लोग आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण भी पढ़ा होगा, तो आगे लिखोगे आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से क्या है बच्चों, E बराबर एम सी स्क्वायर। क्या है, E बराबर एम सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 देखो, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार अगर कोई नीव आवृत्ति वाला प्रकाश है तो उस फोटोन की ऊर्जा बच्चों कितनी होगी, E बराबर एच न्यू। और आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से E बराबर एम सी स्क्वायर होता है। इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के इक्वल कर दो। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो सभी, उसके बाद मैं आपको बता दूं बच्चों आगे आपको क्या करना है। ठीक है, चलिए मिटा दे इसको तैयार कर लेना। ठीक है ना, मेटा वेव्स के बारे में थोड़ा सा है, और जो मैंने लाइट के बारे में बताया था वो भी आप नोट कर लेना। ठीक है ना, वैसे मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया आपको किस टाइप से क्या होता है। देखो, द्रव्य तरंगों का प्रायोगिक प्रदर्शन डेविसन एवं जर्मर के प्रयोग द्वारा देखा गया था। ठीक है ना, डेविसन एवं जर्मर का प्रयोग। ठीक है ना, इसको याद रखना है। इसकी केवल ये अब आपके सिलेबस में नहीं है, अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो इसका केवल व्याख्या बची है थोड़ी बहुत शायद। ठीक है ना, एक बार चेक कर लेना क्या बचा हुआ है, समझिए आगे। दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, एक दूसरे के इक्वल। समीकरण 1 व 2 से कर दो इक्वल। एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू। और आप सभी जानते हो बच्चों, बट न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है। क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। तो हम इस न्यू की जगह बच्चों सी अपॉन लैम्डा को यहां पर लगा देंगे। तो एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। अब देखो क्या होने वाला बच्चों, यहां से थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। हम एक सी से सी को काट देंगे। ठीक है, तो m बराबर क्या बचेगा, m बराबर सी को इधर लेके जाएंगे तो h अपॉन सी लैम्डा। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 बना दो। अब आप सभी को पता है, यहां लिखो कि चूंकि फोटोन प्रकाश की चाल से चलता है, अतः फोटोन का संवेग, तो संवेग बराबर आप सभी जानते हो, आपने पढ़ भी रखा होगा बच्चों, P बराबर mv होता है। बट v हम यहां पर यूज नहीं करेंगे क्योंकि जो फोटोन है वो प्रकाश की चाल से चलता है। तो P बराबर mc, v की जगह यहां पर c आ जाएगा। m की वैल्यू आप यहां से उठा के यहां रख दो बच्चों,
एच अपॉन सी लैम्डा इंटू सी। सी से आपका सी कैंसिल हो जाएगा बच्चों। मैं नीचे ये जो लिखा हुआ इसको मिटा देता हूं एक बार। बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा समझने का प्रयास करना बच्चा आप सभी। आप आसानी से इसको कर लोगे, ठीक है ना। एक दो बार प्रैक्टिस करो तो आसानी से आ जाएगा। तो अब ये क्या बचा, एच अपॉन लैम्डा, ये पी बराबर है, या फोटोन से, या लिख लो चलो, फोटोन से संबद्ध तरंग दैर्घ्य, संबद्ध तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, पी यहां पर पहुंच जाएगा आपका। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी। तो फोटोन से जो संबद्ध तरंग दैर्घ्य होगी बच्चों, वो क्या होगी, एच अपॉन पी होगी। क्या होगी, एच अपॉन पी। अब इस समीकरण में बच्चों आपको दो टर्म्स दिखाई दे रहा है, एक तो आपको लैम्डा दिखाई दे रहा है और दूसरा आपको पी दिखाई दे रहा है। तो ये जो समीकरण है बच्चों, ये पुष्टि करता है द्वैत प्रकृति की। क्यों करता है और कैसे करता है, समझिए। देखो लैम्डा किससे संबद्ध हो सकता है, किसी तरंग से। तरंग दैर्घ्य हम किसकी निकालते हैं, तरंग दैर्घ्य किसकी निकाली जाती है, किसी तरंग की। लेकिन जो संवेग है ये किसके लिए ज्ञात किया था बच्चों, कण के लिए, किसी पार्टिकल के लिए। तो यहां पर ये दोनों चीजें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, समीकरण क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो द्रव्य तरंग हैं ये क्या है, डुअल नेचर रिप्रेजेंट करती हैं, अर्थात ये तरंग की भांति और कण की भांति व्यवहार करती हैं। इस समीकरण से हमने ये निष्कर्ष निकाल लिया, क्योंकि लैम्डा किसी तरंग से संबद्ध हो सकता है और पी किसी कण से संबद्ध हो सकता है। क्योंकि संवेग किसे कहते हैं, अगर कोई गतिमान कण है, अगर कोई गतिशील कण है तो उसके अंदर, अब देखो कोई भी चीज मान लो, एम द्रव्यमान का कोई कण है, अगर वो v वेग से गतिशील है तो उसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा, संवेग, मोमेंटम। क्या उत्पन्न हो जाएगा बच्चों, संवेग या मोमेंटम। तो ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करती है कि जो द्रव्य तरंगें हैं उनके अंदर डुअल नेचर पाया जाता है, अर्थात वो द्रव्य और वो तरंग और कण दोनों की भांति व्यवहार करती हैं। अब यहां पर मैं थोड़ा सा बच्चों और लिखूंगा, इधर ही देख लीजिए सभी। माना कि m द्रव्यमान का कण v वेग से गतिमान है, तब उस कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। अब ऐसा तो है नहीं कि केवल फोटोन ही गतिशील हो, फोटोन के अलावा और भी बहुत सारे कण हैं, वो भी तो गतिशील हो सकते हैं। तो अब वो प्रकाश की चाल से तो चलेंगे नहीं। तो माना कि कोई m द्रव्यमान का कण है और v वेग से गतिशील है, तब उस कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य बच्चों कितनी होगी, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, h अपॉन, देखो लैम्डा बराबर हमने अभी क्या पढ़ा, h अपॉन पी। यहां पर p की जगह p लिख सकते हो, आगे इसको लिखो तो h अपॉन एम वी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यहां पर हमने क्या माना है यार, हमने v वेग से गतिशील माना है उसको, तो p की जगह mv यूज होने वाला है। तो बच्चों इसी को कहते हैं डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। यही डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के लिए व्यंजक है, उस कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। यहां नीचे लिख सकते हो, यही डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के लिए व्यंजक है, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक है। क्लियर है सभी को, लैम्डा बराबर h अपॉन एम वी। इसको आप सभी याद रखना बच्चों, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको थोड़ा सा और रहेगा उस और बताने वाला हूं कैसे आप आगे करोगे, ठीक है बच्चों। संबद्ध तरंग दैर्घ्य लिख लीजिए, डी ब्रोगली हमने बाद में निकाला, ठीक है, इतना कर सकते हो, कोई नहीं चलेगा, दी से संबद्ध तरंग दैर्घ्य, ठीक है ना। बाद में हमने क्या माना, यही डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक है, ठीक है। तो मैं मिटा दूं इसको अब, चलिए। अब थोड़ा सा बच्चा और रह गया, द्रव्य तरंगों के गुण जानते हैं कि जो द्रव्य तरंगे हैं उनके अंदर क्या गुण पाए जाते हैं। उसी इक्वेशन से आप निकाल लोगे, वैसे कैसे वो मैं देखो अभी आपको बताता हूं बच्चों। यहां पर डाल लीजिए द्रव्य तरंगों के गुण, द्रव्य तरंगों के गुण। तो देखो कितने गुण हैं, 3-4 गुण हैं, वो जान लीजिए बच्चों। आपको इस इक्वेशन में दिखाई दे रहा है बच्चों, लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/m। इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब यह है कि जो हल्का कण होगा, हल्के कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य अधिक होगी। जो हल्के कण होते हैं, जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं, उनके लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का मान अधिक होगा। क्यों, क्योंकि लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/m है, तो m का मान जितना कम होगा लैम्डा का मान उतना ही बढ़ जाएगा। तो हल्के कण के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का मान अधिक होता है। दूसरा पॉइंट बच्चों, लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/v। इसका मतलब है कि अगर कण, जो गतिशील कण है, अगर वो कम वेग से गतिशील है तो उसके लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का मान दीर्घ होगा या अधिक होगा।
तो अगर कण धीरे धीरे या कम वेग से गति कर रहा है तो उसके लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ जाएगा। थर्ड वन, क्या आपको इस इक्वेशन में बच्चों कहीं भी आवेश दिखाई दे रहा है? नहीं ना, तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य आवेश पर निर्भर नहीं करती है। यह आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा। क्या? डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य आवेश पर निर्भर नहीं करती है। एंड चौथा पॉइंट बच्चों, जो द्रव्य तरंगे हैं ये कोई विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बिल्कुल भी नहीं है। तो आप यहां पर चौथे पॉइंट्स में लिख लेना कि द्रव्य तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है। तो ये 4 पॉइंट्स आप लिख लोगे तो आपको द्रव्य तरंगों के गुण जितने भी हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब बस हमारा एक पॉइंट बच्चों और रह गया। इतने इसमें दिक्कत तो नहीं है, सारे पॉइंट बहुत इजीली है। ठीक है ना, कुछ नहीं है। एम का मान कम, वी का मान कम, यहाँ पर आवेश है ही नहीं तो आवेश पर डिपेंड करेगा कहाँ से, और ये विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स आप अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, अब जानते बच्चों इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक। ठीक है, डाल लीजिए अगली हेडिंग, इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक। इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक। देखो, माना कि m द्रव्यमान का कोई कण है और वो v वेग से गतिशील है, तो उस कण से संबद्ध बच्चों डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कितनी होगी? लैम्डा बराबर h/mv होगी। आप सभी को मैं बता चुका हूं। ठीक है ना, अगर कोई m द्रव्यमान का कण है और वो v वेग से गतिशील है तो उस कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कितनी होगी? लैम्डा बराबर h/mv। क्लियर सभी को? अब स्टूडेंट, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की आगे लिखोगे, यदि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी होती है K हो, कितनी हो? K हो, तो आप सभी ने यार एक सूत्र जरूर पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? K बराबर 1/2 mv²। पढ़ा है ना सभी ने? पढ़ा होगा यार, हाई स्कूल में 9th में कहीं ना कहीं तो आपने जरूर पढ़ा होगा इसको। मुझे v की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्रॉस मल्टीपल मार दूंगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा? mv² = 2k, या v बराबर क्या हो जाएगा? 2k/m, और इधर से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा बच्चों? √ आ जाएगा। इस v के मान को आप यहां पर उठा के रख दीजिए इस v की जगह, इसलिए लैम्डा = h/m, √ के अंदर 2k/m। अब यार आप समझदार हो, अगर मैं इस m को अंदर लेके जाऊंगा तो m पर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि अगर m² है तो √ से बाहर निकालेगा तभी तो m आएगा। तो आप आगे क्या लिखोगे? h/√ के अंदर 2k × m²/m। m से आप m को काट दो, सॉरी एक, अब ऊपर स्क्वायर तो एक m से m कट जाएगा, तो क्या बचा? अब बच्चों ये बचा लैम्डा बराबर h/√ के अंदर 2mk। ठीक है ना, आप इतना तैयार कर लोगे। लैम्डा बराबर क्या निकल के आएगा? h/√ के अंदर 2mk। अगर स्टूडेंट कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर हमने उसको v वोल्ट का विभवांतर दे दिया, क्या v वोल्ट का विभवांतर दे दिया, तो उस इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा कितनी होगी? K बराबर E × V। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, हमने उसे v वोल्ट का विभवांतर दे दिया, तो उस इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा कितनी हो जाएगी बच्चों? K बराबर E × V। तो इस वैल्यू को मैं यहां पर उठा के रख दूंगा, इसलिए लैम्डा = h/√ के अंदर 2meV। अब आपको कुछ नहीं करना, केवल सारी वैल्यूज लगा दीजिए h, m एवं e के मान रखने पर। ठीक है, के मान रखने पर करिए इसको। लैम्डा बराबर, देखो h क्या है बच्चों? यहाँ पर प्लांक नियतांक है, प्लांक कांस्टेंट है, और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 6.6 × 10⁻⁴ अपॉन √ के अंदर 2m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻31। इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप सभी को पता होगा 1.6 × 10⁻19 और ये सब कुछ √ में है, नीचे वाली वैल्यू सब भी याद रखना। ठीक है, अब आप आगे से सॉल्व करोगे तो 6.6 × 10⁻34 अपॉन 31 और 19 कितना हो गया? 50 माइनस में। ठीक है, √ के अंदर इनका मल्टीपल कर लीजिए, 16 दूनी 32, 3.2 × 9.1
इंटू 10⁻50 इंटू v। पावर को बाहर निकाल लीजिए आप सभी, तो 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन पावर जब बाहर आएगी तो कितना हो जाएगा 10⁻25 और अंडर के अंदर क्या रहेगा, इनका मल्टीपल करके आप देख सकते हो 9.1 और 3.2 का, तो 2 एकम 2, 2 निम 18, 3 एकम 3, 3 हम 27, तो 2 8 3 11 का 1 हाथ लगा, 1 7 और 1 8 और 1 9, ठीक है, और 2 इतना ही आने वाला है, ठीक है, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा 29.12 और इंटू वी। थोड़ा सा मैं ही पकड़ने का प्रयास करता हूं और छोटी सी कैलकुलेशन बची उसे आप खुद करके देख लेना। आप 25 पावर है बच्चों यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख रहे हो 34 है, तो 34 में से 25 घट जाएगी, क्यों, क्योंकि जब इस पावर को आप ऊपर लेके जाओगे तो ये पावर कैसे हो जाएगी पॉजिटिव। 34 में से आप 25 घटाओगे कितना बचेगा 6.6 इंटू 10⁻9 बटे। अब 29.12 को आप अंडर रूट से बाहर निकालना, क्या अंडर रूट से बाहर निकालना, जो भी वैल्यू आएगी बच्चों, जो वैल्यू आए उससे आप इसको डिवाइड कर देना, ठीक है, आप करके देख लेना, आप इतना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हमारा नीचे बचेगा अंडर रूट के अंदर v, और ये वैल्यू आएगी बच्चों आपकी मीटर में, करके देख लेना, करके देख लेना यार, ठीक है, इतना तो कर सकते हो। और जब बच्चों आप इसे पूरा सॉल्व करोगे तो लास्ट में निकल के आएगा 12.27 अपॉन अंडर रूट v एंगस्ट्रोम में, ठीक है, आप करके देख लेना, सारी वैल्यू यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर जो भी वैल्यू निकल के आए 29.12 का अंडर रूट से बाहर निकालोगे, उस वैल्यू से आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, उससे आप इसको डिवाइड करोगे, पॉइंटों में वैल्यू आने वाली है, क्योंकि नीचे की वैल्यू बच्चों देखो बड़ी, अब देखो छोटी आएगी 29.12 है, अब आप इसे अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो इसका मतलब है कि इसकी जो वैल्यू है 25 मतलब 5 से तो ऊपर आएगी लेकिन 6 से कम आएगी, इससे डिवाइड करोगे इसको तो 1 पॉइंट करके कुछ वैल्यू आने वाली है, करके देख लेना, 1 पॉइंट कुछ करके वैल्यू आएगी, वो आप यहाँ रख दोगे इंटू 10⁻9 मीटर। अगर आप उसको 1 पॉइंट सपोज करो 1.227 गुणा 10⁻9 मीटर निकल के आती है, ठीक है। अब आप अगर पॉइंट को यहां लगाओगे बच्चों तो एक नेगेटिव पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि पॉइंट को हम इधर लेकर जा रहे हैं और अंडर रूट में हमारे नीचे क्या चल रहा है v चल रहा है, तो जब पॉइंट आपका इधर से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 12.27 गुणा 10⁻10 बटे अंडर रूट v, और ये हमारा मीटर में हो गया। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, एंगस्ट्रोम में, तो 12.27 अपॉन अंडर रूट v, और ये हमारी वैल्यू एंगस्ट्रोम में आ जाएगी। इस तरीके से बच्चों आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो इस तरीके से हमारे पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक हमने बच्चों निकाल लिया है। उम्मीद करता हूं ये पूरा मैंने जो भी समझाया क्लियर हो गया होगा। कोई भी दिक्कत है कमेंट करके बता देना। और देखो द्रव्य तरंगों की प्रायोगिक प्रदर्शन बच्चों डेविसन एवं जर्मर प्रयोग द्वारा हम समझ सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो चुका है, जितना भी था इसमें इंपॉर्टेंट वो हमने पूरा कंप्लीट करा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आपको न्यूमेरिकल्स कराए इस चैप्टर के, या फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करें। ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करना, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स ज्यादा टफ नहीं है, टेंशन ना लो, ठीक है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो तो उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने को जिसे मत करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिला करे और आप सभी के लिए हम और ज्यादा मेहनत कर सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।